नमस्कार दोस्तों। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बेरोड। आज बीए पाठ तृतीय वर्ष, विषय हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पूर्व कक्षा में सुदामा पांडे धूमिल, सुदामा पांडे मूल नाम है, धूमिल जिनका उपनाम है, जो कि बड़े व्यंग्यकार कहे जा सकते हैं। इस शासन प्रणाली जो लोकतंत्र के नाम से जानी जाती है, इस पर बड़े आक्षेप खड़े करने वाले व्यंग्यकार के रूप में धूमिल का नाम लिया जाता है। साठोत्तरी कविता में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में धूमिल को जाना जाता है। इनकी कविता है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ जो लोग हैं उनको शिक्षा प्रदान करना। निरक्षर हिंदुस्तान था जिसे साक्षर करने का प्रयास सरकार और पूरी मशीनरी के द्वारा हुआ, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण पहलू रहा। प्रौढ़ लोगों को शिक्षित करना, अक्षर ज्ञान से परिचित करवाना, ताकि आने वाली पीढ़ियों को सही शिक्षा प्राप्त हो सके, आने वाली पीढ़ियां शिक्षा के महत्व से रूबरू हो सके, उसी विषय को आधार बनाकर धूमिल ने ये कविता लिखी थी, जिस पर हमने चर्चा की थी कि जहाँ कवि अपने आप को उस प्रौढ़ शिक्षा का हिस्सा मानते, उसके सकारात्मक परिणामों को सोचते हैं, उसके सकारात्मक पहलू पर प्रकाश डालते हैं कवि। हमने पूर्व कक्षा में अध्ययन किया था कि कवि कहता है कि मैं ए लिखता हूँ, तो सामने जो प्रौढ़ लोग हैं वो आ का उच्चारण करते हैं। आ का उच्चारण करने का मतलब उसका स्वागत करना, उससे आगे बढ़ना। फिर उस आ को कवि कहता है कि ये शब्दों की दुनिया में आने की सहमति है। आ का जो उच्चारण है उसका आशय कवि लेते हैं कि शब्दों की दुनिया में आ का मतलब आना, उस चीज़ को स्वीकार करना। तो वहाँ कवि कहते हैं कि आ यह भविष्य है, यानी कि शब्दों की दुनिया में आने की सहमति। भविष्य मतलब आने वाला कल। आने वाला कल क्या होगा कि साक्षर होगा हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति। भविष्य का मतलब ये है कि शिक्षित करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे तो पूरा देश साक्षर हो जाएगा। शब्दों की दुनिया में आने की सहमति। तुमने पहली बार बीते दिनों की यातना के खिलाफ मुंह खोला है कि अतीत में जो अशिक्षा के अंधकार में हमारी पीढ़ियां खप गई, उस एक शिक्षा के विरोध में मानो आज तुमने आवाज उठाई है, या दूसरे शब्दों में शिक्षित होने के लिए अपने आप को तैयार किया है, शिक्षा की और आगे बढ़ने का आगाज आपने किया है। पूर्व कक्षा में हमने यहाँ तक चर्चा की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यह उस आदमी का भविष्य है जिसका गूंगापन न सिर्फ आत्महत्या की सरहद पर बोलता है, मुहावरों के हवाई हमले से बचने के लिए जिसके दिमाग में शताब्दियों का अंधाकूप है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि
ये उस आदमी के भविष्य है। उस प्रौढ़ व्यक्ति की ओर संकेत है कवि का, जो अशिक्षित रहा है, जो कभी भी किसी भी चीज़, किसी भी बात, किसी भी समस्या के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सका, जो गूंगा बना रहा, जो बोल नहीं पाया केवल, उसी की ओर संकेत करते हुए कवि कहता है कि और यह उस आदमी का भविष्य है जो शिक्षा है, उसको उस व्यक्ति के भविष्य से जोड़ते हैं जो निरक्षर रहा है, जिसने कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, जो शब्द ज्ञान से पूरी तरह अपरिचित रहा। देखकर और यह उस आदमी का भविष्य है जिसका गूंगापन न सिर्फ आत्महत्या की सरहद पर बोलता है। वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बात कभी कह ही नहीं पाते, वे आत्महनन और चुप्पी से ग्रस्त रहते हैं। आत्महत्या की सरहद पर बोलना यानी कि आत्महनन और चुप्पी से पीड़ित रहते हैं, अपने आप को आत्महत्या करते रहते हैं, आत्महनन के दौर से गुजरते हैं, चुप रहते हैं, बोलते नहीं। मुहावरों के हवाई हमलों से बचने के लिए जिसके दिमाग में शताब्दियों का अंधाकूप है, यानी कि मुहावरों के हमलों से बचने के लिए मुहावरे, गागर में सागर, गागर में सागर भरना मुहावरा होता है एक प्रकार से, जिसमें एक बड़ा अर्थ निहित होता है। उसके हवाई हमले से बचने के लिए, यानी कि उन चीज़ों का अक्षर ज्ञान से परिचित न होने के कारण, अक्षर ज्ञान के अभाव में वो पीड़ित रहा है आदमी। हवाई हमले से बचने का मतलब उससे पीड़ित रहा है, वो उन चीज़ों को समझ नहीं सका और उसका दिमाग एक अंधे कूप का जैसा बन गया, अंधा कूप, जिसके दिमाग शताब्दियों का अंधा कूप है, यानी कि शताब्दियों से वह निरक्षरता के बोझ के तले दबता आ रहा है, किसी भी परिस्थिति को समझने में वो असमर्थ रहा है क्योंकि उसे अक्षर ज्ञान नहीं है। जो खोए साहस की तलाश में पशुओं की पूंछ के नीचे टटोलता है, जो किताबों के बीच में जानवर सा चुप है। यहाँ कवि कहता है कि वह निरक्षर है, उसे साक्षर करने के लिए किताबें उपलब्ध करवाई जाती हैं, पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है, खोए हुए साहस की तलाश में, यानी उनको पुनः शिक्षित करने का, पुनः तो क्या कहूँ कि शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तलाश में पशुओं की पूंछ के नीचे टटोलता है, जो किताबों के बीच में जानवर सा चुप है, यानी कि उसके जीवन पशुओं के बीच में, जानवरों के बीच में गुजरा है और उसे ऐसा लगता है, जो पुस्तकें उसे दी जाती है पढ़ने के लिए और पढ़ने में असमर्थ हो जाता है, किताबों के बीच जानवर सा चुप है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता और पशुओं की तरह चुप हो जाता है एक प्रकार से, यानी कि उसे किताब अक्षर ज्ञान से परिचित नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है उसे, तो इसलिए कवि कहता है कि वो जानवरों की तरह चुप रहता है। जैसे जानवर हो उसे अक्षर ज्ञान नहीं होता, किसी भी चीज़ को समझने में असमर्थ होता है, वैसे ही मनुष्य भी ऐसा ही है, वो भी कुछ पुस्तकों को देखकर पढ़ने में असमर्थ होकर पशुओं की तरह चुप हो जाता है। आगे है, यह उस आदमी का भविष्य जो अचानक टूटते इस तरह तन गया है कि कल तक जो मवेशी खाना था उसके लिए आज पंचायत भवन बन गया। यह उस आदमी का भविष्य जो अचानक टूटते टूटते इस तरह तन गया है कि प्रौढ़ शिक्षा उन लोगों को दी जा रही है, उस आदमी के भविष्य में प्रौढ़ शिक्षा उन लोगों को दी जा रही है जो अचानक टूटते टूटते इस तरह तन गया। टूटते टूटते मतलब सारी जिंदगी उसने कष्ट में झेली है, कष्टों का प्रतीक बन गया अपने आप में, इस तरह तन गया मतलब वो प्रतीक बन गया है, कष्ट सहने का पर्याय बन गया है, पीड़ा सहने का पर्याय बन गया वो आदमी, कि कल तक जो मवेशी खाना था इस तरह तन गया। कहने का मतलब कि शिक्षा प्राप्त करने के कारण वो एक प्रकार से उसके जीवन में नयापन आ गया है। तन जाने का मतलब ताजगी कहा जाना है,
कि कल तक जो मवेशी खाना था उसके लिए आज पंचायत भवन बन गया। कि कल तक जो मवेशी खाना था, कल तक जिस भवन में वो अपने पशु बांधा करते थे, मवेशी खाना, मवेशी मतलब पशु खाना बांधने की जगह, कि कल तक उनके लिए जब वो अशिक्षित थे तब उनके लिए वो एक मवेशी खाना था, वहाँ पशुओं को बांधा जाता था, और आज वो पंचायत भवन अर्थात प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र बन गया। कि अशिक्षित रहने पर वो मवेशी खाना था, आज वो पंचायत भवन बन गया है, यानी कि शिक्षा का प्रभाव का वर्णन यहाँ कवि ने किया है। धन्यवाद दोस्तों, आज की कक्षा में इतना ही काफ़ी है, फिर कल मिलते हैं।